RTGS, IMPS एंड NEFT। तो ये सारे टर्म्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। किसका क्या लिमिट था? RTGS का मिनिमम लिमिट 1 लाख, मैक्सिमम RTGS का 1 लाख था मिनिमम, RTGS हम 2 लाख था, और NEFT का 1 लाख, एंड UPI का ₹1। हाँ, और मैक्सिमम क्या था? मैक्सिमम UPI का 1 लाख, 10 लाख NEFT का था कस्टमर के सेगमेंट के हिसाब से, यानी कस्टमर जैसा आपका होगा, मतलब अगर आप मान लीजिए कि आप कॉर्पोरेट हैं और आपके जिस तरीके से जितने को पेमेंट करना उस हिसाब से वो आपको लिमिट प्रोवाइड करेगा NEFT में। इन द RTGS, in RTGS there is no limit, and UPI there is limit of 1 lakh। 1 लाख था ना UPI का 1 लाख, एंड IMPS का 2 लाख था। ठीक है, अच्छा 24/7 कौन कौन सी सर्विस मिलती है आपको NEFT में एंड UPI। ठीक है, लेकिन इन द सिचुएशन ऑफ आपका अगर हम RTGS की बात करें तो वो आपके बैंक के हिसाब से टाइम उसमें मेंशन रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग आवर्स, या फिर जो भी उनका लिमिट हो, जैसे 8 बजे तक की लिमिट है या जो भी उनका लिमिट है, दैट इज डिफाइंड बाय द बैंक। ठीक है, ओके। UPI के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी हमें? फोन नंबर, नेम एंड स्मार्टफोन। ठीक है, तो स्मार्टफोन इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द सिचुएशन ऑफ UPI। ठीक है, सो आई गेस पहले के जो भी टॉपिक्स मैंने कराए थे 25 को क्लियर है। ठीक है, चलिए न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। ट्रैवलर चेक्स में लिखिए। ठीक है, सो वी ऑल नोज अबाउट द ट्रैवलर चेक, बैंक ड्राफ्ट में लिखवा दिया था मैंने। ठीक है, सो व्हाट इज द ट्रैवलर चेक? ट्रैवलर चेक इज आल्सो द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज इशूड बाय द बैंक, इशूड बाय द बैंक। ये भी क्या एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। ट्रैवलर चेक, बैंक ड्राफ्ट, चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया। ठीक है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या होगी? इंस्ट्रूमेंट होगी। क्लियर है? तो चलिए, ट्रैवलर चेक जो है दैट इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज इशूड बाय द बैंक फॉर द रेमिटेंस ऑफ मनी। रेमिटेंस ऑफ मनी, जिसके बदले हमें पैसा मिले, सो दैट इज नोन एज रेमिटेंस। ठीक है, रेमिटेंस ऑफ फंड का मतलब यही होता है जिसके लिए हमें पैसा प्राप्त हो या कैश मिले। ठीक है, कैश भी हो सकता है और कैश के अलावा आपके अकाउंट में भी डिपॉजिट हो सकता है। तो रेमिटेंस ऑफ फंड या रेमिटेंस ऑफ कैश। ठीक है, रेमिटेंस ऑफ मनी। सो ट्रैवलर चेक इज द इंस्ट्रूमेंट which is used for the remittance of money and that is issued by the bank. Clear? अच्छा, अब ये क्यों है? Why the traveling checks are provided? For the convenience of the public who are travels a lot. For convenience of the public who travels a lot. Online class, turn on your camera, everyone. यहां तक समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां पर किस लिए, और अगर हम इसकी एडवांटेज देखें तो सबसे मेजर एडवांटेज है कि इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैरिंग कैश। कैश का जो हम कैरी करते हैं और जो उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है कि पैसा चोरी हो सकता है, गिर सकता है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन को मिनिमाइज करने के लिए ट्रैवलर चेक्स आर यूटिलाइज्ड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि फीचर्स क्या क्या हैं आपके ट्रैवलर चेक के। ठीक है, तो ट्रैवलर चेक कोई भी खरीद सकता है। ट्रैवलर चेक कैन बी परचेज्ड बाय एनीवन। इट इज नॉट essential that he must be a customer of the bank. Like bank draft, the same feature is with the traveler check that you don't need to be the customer of that bank. You will easily able to get the traveler check from any bank. Clear? Done? यहां तक समझ में आया? सेकेंड क्या होगा? ट्रैवलर चेक, लिखते जाओ, बोल रही हूं मैं लिखने के लिए। फीचर्स में पहला लिखिएगा, ट्रैवलर चेक मे बी परचेज बाय एनीवन। ट्रैवलर चेक मे बी परचेज बाय एनीवन। नो नीड टू बी कस्टमर ऑफ द बैंक। नो नीड टू बी कस्टमर ऑफ द
बैंक, कस्टमर होना बैंक का जरूरी नहीं है ट्रैवलर चेक खरीदने के लिए, ठीक है। लेकिन चेक के साथ ये चीज है, बैंक ड्राफ्ट के साथ, बैंक ड्राफ्ट के साथ भी सेम सिचुएशन इज देयर। नेक्स्ट लिखिए ट्रैवलर चेक्स, इसमें लिखो डेनोमिनेशंस, छोटे छोटे पॉइंट में लिखो डेनोमिनेशन। पहले वाले में परचेजिंग हो सकता था, सेकंड वाले में डेनोमिनेशंस। तो डेनोमिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे 10 रुपया, 5 रुपए का नोट, 10 रुपीज का नोट, 20 रुपीज का नोट, 50 रुपीज का, दैट इज डेनोमिनेशंस, राइट। सो ट्रैवलर चेक जो है दैट कैन बी इशूड और द नंबर जो अमाउंट होगा दैट इज प्रिंटेड ऑन द ट्रैवलर चेक। तो जैसे आपका 50 रुपीज का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है और 500 का भी ट्रैवलर चेक हो सकता है, ठीक है। पर्सन जो है वो कोई भी नंबर ऑफ ट्रैवलर चेक परचेज कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतने नंबर ऑफ ट्रैवलर चेक आप परचेज कर सकते हैं। और आपको अलग अलग डेनोमिनेशंस के भी ट्रैवलर चेक इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आई बात समझ में, अलग अलग डेनोमिनेशंस के भी यू आर एबल टू परचेज द ट्रैवलर चेक, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाँ लेकिन याद रखिएगा कि जितने भी जो भी डेनोमिनेशन का ट्रैवलर चेक लीजिएगा उस डेनोमिनेशन का पैसा भी कहां देना पड़ेगा, बैंक में। 50 रुपए का ट्रैवलर चेक बनाया तो कितना रुपए देना पड़ेगा, 50 रुपए, 50 रुपीज वी हैव टू पे। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये सारे फीचर्स में करा रही हूं, नेक्स्ट में लिखिए एट द परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज the purchaser shall have to, the purchaser shall have to, at the time of purchase, the purchaser shall have to sign on the traveler check at prescribed place, at prescribed place, ठीक है। यानी कि जो भी आपका ट्रैवलर चेक आप लीजिएगा उसमें एक कॉलम बना होगा जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। और आप परचेज करते टाइम आपको ट्रैवलर चेक पे क्या करना है, साइन करना है। आगे बात समझ में, क्या करना है, साइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए द ट्रैवलर चेक आर इनकैशेबल, इनकैशेबल यानी जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर लिखिए the traveler checks are encashable at any office of the issuing bank, यानी जिस भी बैंक से आपने इशू कराया है, याद रखिएगा उसी बैंक से क्या होगा, इन कैश होगा। आई बात समझ में, जिस भी बैंक से चेक इशू कराएंगे ट्रैवलर चेक उसी बैंक में जाके इन कैश होगा, लेकिन किसी भी ब्रांच में हो सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल, नेशनल, किसी भी बैंक में दैट कैन बी इजीली इन कैशेबल। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आगे याद रखिएगा इसमें कि इशूइंग बैंक जो है वो एक तरीके से एग्रीमेंट में जाता है दूसरे बैंक में, अदर देन बैंक्स, to accept the traveler check from discharge of the latter's obligation। जैसे एग्जाम्पल के लिए कई जगह पे, मतलब एक कह सकते हैं कि कई जगह पे बैंक जो है वो दूसरे बैंक को अलाउ करता है कि आप इनकैश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों बैंक के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। आई बात समझ में, कि वहां के चेक को आप ले सके, एक्सेप्ट कर सके, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, आप लोगों को मैंने दिखा दिया था स्पीसमेन ट्रैवलर चेक का, सबको दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है, ठीक है, तुम लोग को दिख रहा है सबको, एवरीवन दिख रहा है उत्सव, ठीक है। नेक्स्ट में लिखिए, अब याद रखिएगा कि एक तो पहली बात, जब आप परचेज कर रहे हैं ट्रैवलर चेक तब साइन करना है, जब आप इनकैश करा रहे हैं तो भी आपको वहां पर क्या करना है, साइन करना है। तो नेक्स्ट फीचर में लिखिए एट द टाइम ऑफ इनकैशमेंट, एट द टाइम ऑफ इनकैशमेंट, at the time of encashment, the purchaser is required to sign again on the traveler check, यानी ट्रैवलर चेक में फिर से साइन करना पड़ेगा
और डेट और प्लेस जहां पर आप उस चेक को इन कैश करा रहे हो, मान लीजिए कि मुंबई में चेक को इन कैश करा रहे हो, तो वो डेट, प्लेस और अपना साइन, वो तीनों आपको वहां पर भी करना पड़ेगा अगेन। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर ट्रैवलर चेक में आपने जो वहां स्पीच में साइन किया और अगर आपका वो मैच नहीं किया करेंट साइन के साथ, तो वो चेक आपका इन कैश नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा कि जो ट्रैवलर चेक होता है दैट इज इशूड विथ नो कॉस्ट। ठीक है, कोई कमीशन बैंक आपको ट्रैवलर चेक देने के लिए नहीं लेती है, बल्कि आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड का भी कमीशन जाता है आपका, आप कस्टडी लीजिएगा, सेफ कस्टडी, तो उसके लिए भी जाता है आपको, लॉकर सिस्टम जिसको हम कहते हैं उसमें भी आपके पैसे जाते हैं, अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है तो उसमें भी कमीशन जाता है। लेकिन ये जो ट्रैवलर चेक है इसके लिए कोई भी तरीके का कमीशन बैंक नहीं लेती है। ठीक है, तो नेक्स्ट फीचर लिखिए, बैंक इशू ट्रैवलर चेक एट कॉस्ट एंड नो कमीशन इज चार्ज फॉर दिस फैसिलिटी। एट कॉस्ट का मतलब है कि 500 रुपए का ट्रैवलर चेक बनाएंगे तो 500-600 रुपए देना है, 510 रुपए देने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऑनलाइन में भी गेटवे पेमेंट में आपका वो एड ऑन हो जाता है 15 रुपए 20 रुपए, पता है ना ये चीज, कि दे आर चार्जिंग इफ वी आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ मीडियम फॉर पेमेंट, बट द सेम सिचुएशन इज नॉट विद द ट्रैवलर चेक। जो भी डिनोमिनेशन का बनवाइएगा उतना ही पैसे देने की जरूरत है। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कमीशन इज चार्ज। ठीक है, उसके बाद और जो चेक होगा, द इशूइंग बैंकर यूटिलाइज द मनी विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट देयर ऑन। ठीक है, लेकिन वो पैसा भी अगर आपके पास बहुत दिन तक वो चेक रह भी गया तो ऐसा नहीं कि जब आप उसका इन कैश करा रहे हो तो आपको 500 की जगह पे 550 देगा, नो, they are also going to give you that amount only जितने का वो ट्रैवलर चेक है। यानी अगर 500 रुपीज का अगर ट्रैवलर चेक है तो 500 रुपीज अगर आपने 1 साल तक नहीं करवाया उसको यूज, तो 500 बैंक के पास ही है, वो 500 ही मिलेगा आपको, 500 के ऊपर इंटरेस्ट लग के नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? ठीक है, और इसका कोई भी लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट फॉर द इनकैशमेंट, लिख लेना ये, नो टाइम लिमिट फॉर द इनकैशमेंट, no time limit for the encashment. Okay, so I guess ये सारे फीचर्स क्लियर हो गए, लिख लिया सब लोगों ने, पॉइंट्स लिख लिया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, लॉस ऑफ ट्रैवलर चेक। लॉस ऑफ ट्रैवलर चेक, ठीक है, अगर आपने जो भी बैंक से चेक बनवाया, ट्रैवलर चेक बनवाया, वो उसी वाले बैंक, मतलब वो तभी आपका इनकैशेबल है जब आपने जो काउंटर साइन किया वही साइन आप वहां भी यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर लॉस हो जाता है विदाउट हिज काउंटर सिग्नेचर, द ट्रैवलर चेक कैन नॉट बी इनकैश्ड इजीली बाय द फाइंडर बिकॉज टू फॉर्ज द सिग्नेचर ऑफ द पे प्रेजेंस। ठीक है, यानी अगर वो चोरी भी हो जाता है, गुम भी हो जाता है, तो उसमें अगर साइन है तो दैट कैन नॉट बी फॉर्ज्ड, आप नहीं कर सकते, अगर आप यूज ही नहीं कर सकते उस चेक को। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में जो बैंकर है रिफंड द अमाउंट ऑफ सच ट्रैवलर चेक टू द परचेजर। ठीक है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपका पैसा क्या हो जाएगा, वापस कर देगा बैंक। ठीक है, अब यहां पर अगर ये तो सिर्फ नॉर्मल मैंने बता दिया, लॉस ऑफ ट्रैवलर चेक में क्या होगा कि अगर ट्रैवलर चेक जो है वो इनकैशेबल है ओनली व्हेन द पे काउंटर साइन द सेम इन द प्रेजेंस ऑफ पेइंग बैंकर, यानी उस बैंक के सामने अगर वो सेम साइन करेगा तभी उसको पैसा मिलेगा। और अगर उसमें चेक में साइन है भी तो जो भी पर्सन को चोरी करेगा क्या वो सेम साइन कर सकता है? फॉर्ज सिग्नेचर पता लग जाएगा, जाली सिग्नेचर, और ऐसे सिचुएशन में फिर क्या होगा कि पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, पेमेंट नहीं होगा, तो जिसने भी वो बैंक में चेक बनवाया है फाइनली उसको पैसा बाद में रिफंड भी किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स पे। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, ये सब तो क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एनईएफटी क्या है और इसका मीनिंग और फीचर्स, ये सब लिखते चलना है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। पहला है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। सेकेंड पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। थर्ड पढ़ना है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, डाटा सेटलमेंट सिस्टम। एंड नेक्स्ट वन इज इंटरनेट बैंकिंग। सो व्हाट आर दीज टाइप्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एनईएफटी की अगर हम बात करें तो एनईएफटी जो स्कीम है दैट इज प्रेजेंट इन द मेजॉरिटी ऑफ द बिग स्टेट्स। ठीक है, बिग सिटीज।
इस स्कीम में क्या होता है कि दो पार्टीज होंगी, पार्टी ए पार्टी बी। पार्टी ए पार्टी बी को क्या करेगा, पैसा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में ये किसी भी सिटी, किसी भी बैंक, ठीक है, कहीं पर भी आप एनईएफटी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल में जैसे अपने बैंक में ही पैसा ट्रांसफर करने का ज्यादातर सुविधा था, वो फैसिलिटीज, वो चीजें इसमें जो भी बोल सकते हैं ना कि आपकी कमी थी जो भी पहले वाले सिस्टम में, वो यहां पर क्या कर दी गई, फिल कर दी गई, पूरी कर दी गई, कमी को हटा दी गई। अब क्या हुआ है कि यू कैन पे एनीवन इन एनी स्टेट इन एनी बैंक अकाउंट। क्लियर, आगे बात समझ में? 24/7 दिस फैसिलिटीज इज अवेलेबल, ठीक है। कोई भी मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट इसमें भी प्रॉपरली मेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने एक पॉइंट करवाया था कि अकॉर्डिंग टू द कस्टमर दे आर फिक्सिंग द अमाउंट, यानी कि कस्टमर जिस टाइप का है उस हिसाब से कई बार फिक्स कर देते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल टर्म में देखा जाए तो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट के ट्रांजेक्शन का कोई भी इसमें लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन आरटीजीएस में कितना लिमिट है, स्टार्टिंग 2 लाख, maximum no limit, right? But in this there is no minimum or maximum limit is prescribed, right? इसके अलावा जो इसमें जो टाइम होगा आरटीजीएस के कंपैरेटिवली, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा ये लेते हैं, ठीक है। द रिफ्लेक्ट जो होगा आपके अकाउंट में पैसा, दैट विल टेक टाइम, हो सकता है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, कई बार 4-5 घंटे भी लग जाते हैं, राइट। सो बट एक दिन में हो जाएगा, ये श्योरिटी है। बट कंपैरेटिवली टू आरटीजीएस दे आर टेकिंग लॉन्ग टाइम टू रिफ्लेक्ट द मनी इन द अनदर्स अकाउंट। क्लियर? अच्छा, अब प्रोसीजर क्या है जो इन्वॉल्व है इस स्कीम में? पहला है द सेंडर ऑफ फंड फिल अ ईएफटी एप्लीकेशन फॉर्म गिवन द डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी द रेसिपेंट। ईएफटी एप्लीकेशन भरना है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का एक एप्लीकेशन आता है, वो एप्लीकेशन आपको पहले फिल करना पड़ेगा एनईएफटी को यूज करने के लिए, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीजें होंगी, जिसके भी अकाउंट में पैसा भेजना है, याद रखिएगा ज्यादातर एनईएफटी जो है ना वो कॉर्पोरेट्स या कंपनीज यूज करते हैं, जिसमें उनको मल्टीपल लोगों को सैलरी क्रेडिट करना होता है, पता होगा, याद होगा तुम लोगों को, ऐसे है ना। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी बेनिफिशियरी एक अकाउंट डिटेल आपको मेंटेन करना पड़ता है। बेनिफिशियरी का नाम, ठीक है, उसका अकाउंट नंबर, उसका जो बैंक है उसका नाम, क्या क्या चीजें चाहिए, लिखते चलो, लिखते चलो, एकदम रुको मत तुम लोग, लिखते चलो। इसमें क्या क्या प्रोसीजर है, इसको कैसे यूज किया जा सकता है, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज द सेंडर ऑफ, जो फंड होगा, जो भी सेंड कर रहा है पैसा, ये नहीं कि जिनको पैसा सेंड कर रहे हैं, जो सेंड कर रहा है पैसा। इफ आई एम सेंडिंग द मनी आई विल फिल द ईएफटी फॉर्म। क्लियर? सो दो सेंडर है फंड का, फिल एन ईएफटी एप्लीकेशन फॉर्म गिविंग द डिटेल्स ऑफ द बेनिफिशियरी, सारी बेनिफिशियरी का डिटेल्स देना पड़ेगा, बेनिफिशियरी जिसके अकाउंट में पैसा जाना है। और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, हिज नेम, जिसके भी अकाउंट में जाना उसका नाम, अकाउंट नंबर, ठीक है, बैंक का नाम, ठीक है, हाँ, बैंक के बाद ब्रांच, सिटी, ठीक है, और आईएफएससी कोड, ठीक है, और कितना कितना पैसा देना है। अगर मान लो 5 लोगों को भेजना है तो हो सकता है कि सबके लिए इक्वल हो या तो वैरी करे, तो जो भी अमाउंट है उसको भी मेंशन करना है कि इस अकाउंट में इतना पैसा जाना है। जैसे यहाँ पर नाम लिख दिया, मान लीजिए मेरा ही नाम है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, ब्रांच, सिटी तो आपका आईएफएससी कोड से पता लग जाएगा, और यहाँ पर अमाउंट, जैसे मान लीजिए कि 5,000 रुपए भेजना है तो दिस अमाउंट इज फॉर दिस। सेकेंड में आपका सेम, यहाँ पर मान लो कि 10,000 है तो 10,000 रुपीज, इस तरीके से आपको सारे डिटेल्स जो है वो फिल करना पड़ेगा ईएफटी एप्लीकेशन में। रुकिए 1 मिनट, सी दैट। दिस इज द बेसिकली फॉर्मेट ऑफ ईएफटी। ईएफटी का ये आपका एप्लीकेशन, ठीक है, आई कैन शो यू ऑल, दिस इज द ईएफटी एप्लीकेशन, दिख रहा है, विजिबल, visible to everyone? So this is the application of EFT. Clear हो गया? चलिए, okay.
सो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन को पहले फिल करना है, सारे डिटेल्स भरने हैं, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखिए, द बैंक प्रिपेयर्स अ शेड्यूल एंड डिस्पैचेस द डुप्लीकेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू इट्स सर्विस ब्रांच for data preparation. Alternatively, the branch itself can prepare the data if it equipped by the computer system. अच्छा, एक चीज और कि ये एप्लीकेशन को कहाँ भेजना है, बैंक में भेजना है, ठीक है। दिस एप्लीकेशन शुड बी गिवन टू द बैंक एंड द डुप्लीकेट कॉपी यू कैन टेक विथ योरसेल्फ। अपने पास एक डुप्लीकेट कॉपी रखिए, उस डुप्लीकेट कॉपी से जो भी अगर आप डेटा मेंटेन करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस क्या करते हैं, डेटा मेंटेन करते हैं, तो आप डेटा को मेंटेन कीजिए और उसी EFT एप्लीकेशन से बैंक भी अपना डेटा मेंटेन करेगा। तो दोनों बैंक एंड कॉर्पोरेट्स अपना डेटा को मेंटेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सर्विस ब्रांच ऑफ द बैंक प्रिपेयर द EFT डेटा फाइल बाय यूजिंग अ सॉफ्टवेयर पैकेज सप्लाइड बाय द RBI। अब इसको आपका जो NEFT है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर पैकेज जो है वो RBI के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। अब उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप सारे डेटा को कंपाइल करेंगे। क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। अच्छा, मैंने बताया ना कि जैसे EFT फॉर्म हर एक बेनिफिशियरी के लिए अलग अलग फिल कर दिया। आई थॉट कि ये दोनों साथ होगा, नहीं, अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म हर एक एक इंडिविजुअल के लिए। फिर उसका डेटा अपने पास रखिए, डेटा मेंटेन कीजिए। बैंक भी इस डेटा को क्या करेगा? मेंटेन करेगा, बनाएगा, कंपाइल करेगा। एंड बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर विच इज प्रोवाइडेड बाय द RBI, they are going to basically do the payment work। आई बात समझ में? सो थर्ड फीचर होगा कि जो सर्विस ब्रांच, ये आपका जो बैंक है वो शेड्यूल करेगा, डिस्पैच करेगा डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म को और उसके बाद उस डेटा को प्रिपेयर करना है आपको। थर्ड पॉइंट में आएगा कि जो सर्विस ब्रांच होगा बैंक का वो EFT डेटा फाइल बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर डेटा फाइल को क्रिएट करेगा एंड RBI के द्वारा जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड है उसके द्वारा कंपाइल भी करने का काम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही होगा। एंड उसके बाद वो पैसा एंड सेंड द सेम टू द लोकल ऑफिस of the RBI for inclusion of settlement which is affected the 3 times in a day। और उसके बाद फिर वो पूरा डेटा चला जाएगा RBI के पास। फिर RBI वहां पर RBI के पास 3 टाइम है सिर्फ पेमेंट सेटल करने का। ओनली 3 टाइम्स इज प्रोवाइडेड बाय द RBI। पहला क्या है? फर्स्ट टाइम इज 12 नून, यानी 12 बजे दोपहर में, 2 PM 2 बजे दोपहर, 4 PM शाम। ये 3 टाइम में दे हैव बेसिकली वो इस टाइम पे पैसा को सेटल करेंगे। आई बात समझ में? यहां पर बट NEFT इज डन बाय द बैंक। अब वो क्या करता है? RBI के पास सेटलमेंट के लिए भेजता है और वो पूरा डेटा को कंपाइल करने के लिए RBI ने ही सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया बैंक को। आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या समझ में आया कि NEFT इज स्टिल नॉट डन बाय सो मेनी बैंक, इट इज विद द वेरी लिमिटेड मेजर सिटीज और कुछ बड़े बड़े बैंक में these facilities are available। Next one, after receiving the above, the RBI consolidates the file received from all the banks। उसके बाद बहुत सारे बैंक्स ने उनको भेजा होता है NEFT सेटलमेंट के लिए, वो ट्रांजैक्शंस को सॉर्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो उसी दिन पेमेंट को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो उनके पास एक बैंक की तरफ से नहीं, मल्टीपल बैंक की तरफ से क्या आया होगा? कंसोलिडेट, मतलब फाइल्स आए होंगे और वो सबको वो कंसोलिडेट फिर से करते हैं। समझ रहे हो? मतलब कितना बार कंसोलिडेट होता है पूरा डेटा। उसके बाद फाइनली क्या होता है? पेमेंट क्लियरेंस, ठीक है। ऑन रिसीविंग द फाइल्स, जो रिजर्व बैंक है उसका ऑफिस कंसोलिडेट करता है बैंक वाइज। याद रखिएगा, बैंक वाइज कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैं एक कंपनी का एग्जांपल लूं, ABC एक कंपनी है, ठीक है। अब उनके पास 10 लोगों को पेमेंट करना है। कितने लोगों को पेमेंट करना है? 10 बेनिफिशियरी है उसके, 10। एक का अकाउंट ICICI में, एक का HDFC में, एक का बैंक ऑफ इंडिया में, मल्टीपल बैंक्स आर देयर जिसका जैसा अकाउंट। ट्रू। अब RBI क्या करेगा? मतलब RBI क्या करता है? पहली बात तो बैंक के पास मैंने मतलब ABC कंपनी ने 10 लोगों का डेटा भेजा। अब ABC और XYZ कंपनी, बहुत सारी कंपनीज होंगी जो एक बैंक के पास उसने डेटा भेजा। अब वैसे मल्टीपल बैंक्स होंगे,
बैंक जाकर के वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन किसको दे देता है, आरबीआई को। अब आरबीआई उसको शॉर्ट करता है, क्या करता है, शॉर्ट करेगा। शॉर्टिंग किस तरीके से करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ बैंक वाइज, लाइक ये सारे आईसीआईसीआई के, ये सारे एचडीएफसी के, ये सारे बैंक ऑफ इंडिया के, ये सारे दिस लाइक दिस। क्लियर, आई बात समझ में। उसके बाद शॉर्ट करने के बाद, उसके बाद पैसा रेमिटेंस होगा, मतलब या तो पहले सेटल कर देंगे अगर बहुत कम उनके पास होगा तो, लेकिन अगर वो पहले शॉर्ट करेंगे फिर पेमेंट होगा जाकर के। तो आरबीआई का भी रोल बहुत बड़ा है एनईएफटी में, ठीक है। उसके बाद जब एक बार पैसा क्रेडिट हो गया तो उसके बाद सारे क्रेडिट रिपोर्ट, जितना भी पैसा क्रेडिट हुआ है, सारे क्रेडिट रिपोर्ट डेस्टिनेशन बैंक, मतलब जो भी बैंक ने उनको वो डेटा फाइल भेजा, वो सारा का सारा क्रेडिट रिपोर्ट कहां चला जाएगा, बैंक के पास चला जाएगा। आ रही बात समझ में। सो ऑल द डेटास आर गिवन, क्रेडिट स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स आर गिवन टू द बैंक बाय द आरबीआई। क्लियर। उसके बाद आफ्टर क्रेडिट, मतलब ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन, उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन होगा वो कंपनीज जो है वो अपने पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन जहां से भी उनके पास फाइल्स आए थे उनको भी वो फॉरवर्ड कर देंगे कि क्रेडिट हो गया है। तो क्रेडिट रिपोर्ट इज given to the RBI to the bank and bank to the companies. Clear? यहां तक समझ में आ गया सबको। आपका EFT क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एप्लीकेशन, which is filled by the those person who have to do the NEFT to the beneficiary, right? Once beneficiary का पूरा information आपने डाल दिया, उसके बाद you have to submit that application to the bank. Now bank have the software, they will compile all the information, and once the compilation is done they are going to send it to the Reserve Bank of India. ठीक है, then RBI is going to compile so many data first, and after that they will start sorting the data according to the bank. Once the sorting is done, then they will start crediting the account of the beneficiary. Once the amount is credited, then that report is going to send, the RBI is going to send that in bank, and then bank is going to forward it to the particular companies, corporates or the individual person. Clear हो गई बात, समझ में आ गया। तो EFT, we can say that EFT is the very safe, reliable, quick and economical way of transferring the fund. Why it is safe? Because every information or detail is only with the RBI and the bank, right? No one going to misuse it, and multiple time the data is compiled, multiple time the data is basically checked, so that is the more reliable, accuracy is more, accuracy ज्यादा होगा, गड़बड़ होने के chances बहुत reduce हो गया, और this is very quick because all the things, जितनी भी चीजें हमें सुनने में लग रहा है बहुत ज्यादा प्रोसीजर है, but that is done in a very effective way. ठीक है, इसीलिए आपका we can use the NEFT. I think clear हो गया होगा NEFT. Anyone have any doubt? Online class and offline class. Anyone have any doubt? Electronic clearing system. Electronic clearing system. ECS. Electronic clearing system. Electronic clearing system. लिख लिया? अच्छा, ये फैसिलिटीज किसके लिए है ये सुन लो पहले. These facilities are exclusively for the government sectors and for the corporates, right? So these facilities are meant for the companies and government departments and other entities which receive payment or make payment in repetitive nature. Repetitive मतलब समझ रहे हो क्या होता है? बार बार, ठीक है, हर महीने, हर 5 दिन में, हर 7 दिन में, हर दिन, कई जगह पे तो हर दिन होता है, ठीक है. So electronic clearing system जो है, this is basically provided, this facilities are provided to especially for the entities, companies. Entities का मतलब वही companies आपका या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं, जिनको हमेशा पेमेंट करना पड़ता है और पेमेंट लार्ज नंबर ऑफ पर्सन को करना पड़ता है. कितने लोगों को करना पड़ता है? लार्ज नंबर ऑफ पर्सन को. अब जैसे एग्जांपल में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, they have multiple offices, true, not in the cities but their offices are in the towns as well. अब they have to make payments to so many people in, मतलब एक बार में उनको 50,000 लोगों को करना है पेमेंट. तो ऐसे सिचुएशन में
आपका ये ईसीएस क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है, ये फैसिलिटीज वर्क करेगा। फॉर यहाँ पर कंपनी जो है जिनको पेमेंट कई बार इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ता है इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर्स को, ठीक है, तो वो ये फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं जो डे टू डे और रिपीटेटिव वे में यूज कर रहे हैं। और कई बार एंटिटीज को रिसीव करना पड़ता है बिल्स, ठीक है, या चार्जेस किसी चीज के, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो है ये फैसिलिटी जो है वो ईसीएस को यूज किया जा सकता है। ईसीएस दो तरीके का है, ईसीएस फैसिलिटीज ऑफ टू टाइप, ईसीएस क्रेडिट, ईसीएस डेबिट, ईसीएस क्रेडिट एंड ईसीएस डेबिट। तो नाम से तो तुम लोग कॉमर्स के बच्चे आएंगे, समझ में आ ही गया होगा कि ईसीएस क्रेडिट व्हेन यू आर बेसिकली गेटिंग द फंड, ईसीएस डेबिट व्हेन यू आर बेसिकली गिविंग द फंड, राइट। तो नाम तो यही बता रहा है। खैर चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। सो ईसीएस जो है ए डेबिट और ईसीएस क्रेडिट जो है वो टू टाइप का जो फैसिलिटी, ईसीएस फैसिलिटी को डिवाइड कर दिया गया है दो टाइप में, ठीक है। It is available at different centers within the country and it is operated by the RBI। और इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, आपका RBI ही ऑपरेट कर रहा है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, एंड इट्स सब्सिडियरी बैंक, यानी कि जो RBI और SBI का जो सब्सिडियरी बैंक है वो कर रहा है आपका काम। इसके लिए ईसीएस के लिए SBI कर रहा है और RBI कर रहा है, बस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो है वो क्रेडिट का अगर हम देखें तो क्या है, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम अगर हम बात करें आपके क्रेडिट का तो व्हाट इज दैट, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला कि इस प्रोसीजर में जो पेमेंट है इंटरेस्ट, डिविडेंड, सैलरीड वगैरह जो है ईसीएस क्रेडिट में वो क्या होता है, किस तरीके से प्रोसीजर है, जो कॉर्पोरेट बॉडी है या जो इंस्टीट्यूशन है हैज टू मेक पेमेंट। क्रेडिट में पेमेंट करना है इनको, डेबिट में पेमेंट लेना है इनको, जस्ट ऑपोजिट। क्रेडिट डेबिट कौन सा कहता है, जब पैसा आता है अकाउंट में क्रेडिट जाता है तो डेबिट। लेकिन जो कॉर्पोरेट बॉडी या इंस्टीट्यूशन है विच हैज टू मेक पेमेंट्स obtain mandate from the concerned recipient for remitting the amount through the ECS। यानी यहां पर आपको पेमेंट करने के लिए ECS क्रेडिट फैसिलिटी को आपको यूज करना है, यानी कि बेनिफिशियरी के अकाउंट में वो क्रेडिट हो रहा है, कस्टमर के हिसाब से क्रेडिट डेबिट, डेबिट और क्रेडिट यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट बॉडी प्रिपेयर करेगा पूरा डेटा इन अ मैग्नेटिक टेप और द फ्लॉपी, मतलब एक डेटा को मेंटेन करेगा, सबमिट करेगा बैंक में, सेम बैंक में सबमिट कर देगा जो भी बैंक में, एंड पेमेंट मे बी मेड एट डिफरेंट सेंटर। हो सकता है पेमेंट बहुत सारी जगह पे करना हो, लेकिन एक बैंक में आप क्या करोगे, सारे का सारा डेटा जो है वो डिपॉजिट कर दोगे। जो बैंकर है वो सबमिट करेगा पेमेंट डेटा टू द लोकल बैंकर्स क्लियरिंग हाउस, ऑथराइजेस इट्स मैनेजर टू डेबिट द बैंक्स अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट ऑफ द बैंक विथ हुम बेनिफिशियरीज मेंटेन देयर अकाउंट। यानी फिर वो क्लियरिंग हाउस का काम यहाँ कौन कौन कर रहा है, RBI और SBI। तो जो भी वहां पर RBI SBI जो भी है या सब्सिडियरी है जहां से पैसा क्लियर होगा वहां पर जाके डेटा को वो बैंक क्या करेगा, दे देगा। जैसे NEFT में था सेम चीज यहाँ पर भी है, वो डेटा कहाँ चला जाएगा, आपके क्लियरिंग हाउसेस के पास, ठीक है। उसके बाद और बेनिफिशियरी का डेटा वगैरह भी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो क्लियरिंग हाउस है प्रोसेस करेगा डेटा बाय प्रिपेयर एन इंटर बैंक फंड सेटलमेंट। इंटर बैंक फंड सेटलमेंट मतलब जो दूसरे बैंक का फंड है उसको सेटल करना शुरू करेगा, ठीक है। उसके बाद क्लियरिंग हाउस जो है वो सर्विस ब्रांचेस को अपना पूरा इंफॉर्मेशन क्रेडिट रिपोर्ट भेज देगा, जैसे NEFT में था ना वैसे क्रेडिट रिपोर्ट भेज दिया जाएगा रिसिपेंट का नाम वाम के साथ, और जो सर्विस ब्रांच है वो उसको पास कर देगी कंसर्न्ड ब्रांच में। जैसे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जो NEFT ने किया वही सेम चीज है, लेकिन यहाँ SBI भी इन्वॉल्व है। NEFT में सिर्फ RBI था, यहाँ SBI भी इन्वॉल्व है, ये ऐसे, हाँ, और सब्सिडियरी बैंक्स भी है। तो वो क्या करेगी, फिर सर्विस ब्रांच में भेजेगी, फिर सर्विस ब्रांच में जो अपना कॉर्पोरेट, मतलब ये एक तरीके का सिस्टम चल रहा है इसमें, ठीक है। फिर वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो भी है, जो भी क्रेडिट हुआ है वो फिर कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन को सेंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो दैट इज क्रेडिट, ECS क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर इसका एडवांटेज क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज सेम चीज है, फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट का चांसेस नहीं है, इकोनॉमिकल है, यूजफुल है लाइक NEFT, और ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को बहुत ज्यादा बचाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पर्सन है, अगर आपने 2-4 पर्सन को स्पेशली आप हायर करो पेमेंट क्लियर करने का, तो वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट,
ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट को कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा सेव करता है, ठीक है। और उसके अलावा जो डेटा, जो भी चीजें जाएंगी वो कहीं भी मिसयूज नहीं हो सकता, जैसे एनईएफटी में भी नहीं होता है। सेम है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम डेबिट। डेबिट वहां क्या था, क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आएंगी, safe custody of valuables. ECS will do it in the next class. Okay. Safe custody of valuables. What is valuables thing? क्या होता है valuable? Just like ornaments. Ornaments, jewelry आपका, ठीक है, property papers, all these are the important things, right? Valuable things. So somehow we knows कि in today if we'll see, the situation is not to keep all the things in our home, so we are using the facilities of the bank. What is the facilities? What is the facility? Locker facility. Next, तब लॉकर फैसिलिटी क्यों होता है? दैट इज फॉर द सेविंग आवर प्रोडक्ट, फॉर सेव करना आप अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, किससे, थेफ्ट से, चोरी से, डैमेज होने से, ठीक है, किसी भी तरीके की, इस तरीके से जहां पर आपके वैल्यूएबल प्रोडक्ट को लॉस हो सकता है, उन सब चीजों से बचाने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग द सेफ कस्टडी ऑफ द बैंक एंड वी कैन से द लॉकर्स, राइट। तो बैंक जो है, दे आर बेसिकली एक्सेप्टिंग द वैल्यूएबल थिंग्स and they are keeping those things in the lockers, we can say the safe custody, and they have the strong rooms. Bank have the strong rooms and well equipped with the all facilities through which the thing is not going to damage. यानी उनके पास ना strong room होता है कि जिससे आपका कोई भी सामान चोरी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए कस्टमर के वैल्यूएबल चीजों को रखने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं? पहली बात कि द एक्सेप्टिंग द वैल्यूएबल्स, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट, टाइटल डीड्स, प्रॉपर्टी, कुछ भी अगर आपका है तो आप उसको कस्टडी में रखिए, सेफ कस्टडी में, या फिर बाय हायरिंग आउट सेफ डिपॉजिट वॉल्ट लॉकर्स टू द कस्टमर, यानी कस्टमर को लॉकर दिया जाता है, आप खुद से लॉकर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप बैंक को दे दो, बैंक अपने से रखेगा, या तो आपको लॉकर दे देगा बैंक, आप खुद से उसमें सामान रखिए, डिपॉजिट कीजिए और फिर बैंक को उसका की दे दीजिए, लाइक दिस, ठीक है। तो सेफ कस्टडी क्या है? कस्टमर्स में इंटरेस्ट देयर वैल्यूएबल टू द बैंकर ऑफ द सेफ कस्टडी, और यहाँ पर वैल्यूएबल वो सारी चीजें होंगी, सिक्योरिटीज वगैरह, हैंडेड ओवर टू द बैंकर फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ सेफ कस्टडी, ठीक है। अब ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, इन शॉर्ट वी कैन से। अब प्रोसीजर क्या है कि जो सेफ कस्टडी होगा या सील्ड कवर बॉक्स या कुछ तरीके का प्रोवाइड किया जाएगा आपके बैंक के द्वारा। अब सेफ डिपॉजिट वॉल्ट क्या होता है और सेफ डिपॉजिट क्या है, उसको भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। मेरे पास हम देखते हैं क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन 1, न्यू प्राइवेट सेक्टर कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम नेट वर्थ of 300 crore. The answer is D, 300 crore. Which of the following is wholly owned by RBI, NHB, National Housing Bank? Next question is the minimum aggregate value of gold coins and the bullion and the foreign securities to be held by the Department of RBI should be 200 crores. That is 200 crore. Let me tell you, 115 करोड़ जो है वो रिजर्व होता है गोल्ड में और 85 करोड़ फॉरेन करेंसी, तो आंसर विल बी 200 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन रिमेन्स माइनर अंटिल ही कंप्लीट 18 इयर्स। बहुत सारे बच्चों ने 20 लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेइंग बैंकर हु मेक कैश द पेमेंट ऑफ द क्रॉस चेक एट द काउंटर शैल बी लाइबल फॉर द लॉस ऑफ ट्रू ओनर ऑफ द चेक, ट्रू ओनर ऑफ द चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, who can countermand the payment of check? कौन होगा? Who is the can countermand of the payment of check? Drawer, the drawer. B. Next question, who is the apex bank for all bank? RBI. Higher rate of interest given on recurring deposit. And next question is the portion of the total deposit of commercial bank which it has to keep with the RBI, that is CRR, cash reserve ratio.
ठीक है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द पब्लिक सेक्टर बैंक. सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो इंटरनेट बैंकिंग करेंगे और आपका बाकी है ना ईसीएस क्रेडिट हो गया, डेबिट, ठीक है, एंड आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग एंड सेफ कस्टडी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सी यू ऑल इन